नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। ये जो चैनल हम आपको जो जानकारियाँ दी जा रही हैं विभिन्न तथ्यों के संदर्भ में, यदि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जो आप लोग को लगता हो कि और भी जो सुझाव हो, सुझाव अवश्य दें। तो आज आप लोग को हम बताएंगे फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी में पनामा नहर के बारे में। ये पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सुएज नहर के बारे में, तो आज हम आप लोग को बताएंगे पनामा नहर के बारे में। तो पनामा नहर के बारे में पहले थोड़ा सा आप लोग को सामान्य परिचय हम लोग दे दें कि पनामा नहर क्या है, थोड़ी सी जानकारी आप लोग को हो जाए, फिर डिटेल में हम आप लोग को बताते हैं। पनामा नहर को सुएज नहर के बाद दूसरी सबसे प्रमुख व्यापारिक नहर मानी जाती है। जो दुनिया की जो व्यापारिक नहरें हैं, समुद्री जो व्यापार होता है, तो वो सुएज के बाद ये दूसरी प्रमुख व्यापारिक नहर मानी जाती है। हम लोग जैसा जानते हैं कि लगभग दुनिया का 90% वस्तुओं का जो व्यापार होता है वो समुद्री रास्ते से होता है, पानी के जहाज़ों के द्वारा होता है। तो ये सुएज नहर के बाद दूसरी प्रमुख व्यापारिक नहर मानी जाती है पनामा को। इस नहर का निर्माण पनामा जो स्थल डमरू मध्य होता है, एक जल डमरू मध्य होता है, एक स्थल डमरू मध्य होता है, जैसे चित्र में आप लोग को दिख रहा है। जो सकरा स्थलीय भाग होता है, जो दो बड़े जलीय भागों को अलग करता हो और दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता हो, उसको स्थल जल डमरू स्थल डमरू मध्य कहते हैं। को काट कर बनाया गया, यानी जो पनामा नहर का निर्माण किया गया है, पनामा देश के पनामा स्थल डमरू मध्य को काट के बनाया गया है। यह नहर जो है पनामा देश को दो भागों में बांटती है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। अब ये नहर देखिएगा, इस नहर का एक बहुत बढ़िया इतिहास है। उस नहर के इतिहास के बारे में हम आप लोग को बताएंगे और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये आपके कंपटीशन के अलावा आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी बहुत अच्छा आपका एक टॉपिक है। तो पनामा नहर के निर्माण का जो इतिहास हम देखा जाए तो पनामा नहर के निर्माण का कार्य फ्रांसीसी इंजीनियर जो थे फर्डिनेंड डी लेसेप्स, आप लोग जैसा जानते होंगे, ये ही मुख्य इंजीनियर थे सुएज नहर के भी। इन्होंने ये कार्य शुरू किया था 1875 में प्रारंभ किया था। जैसा हम लोग आपको एक बार फिर से हम बताएं, जैसे हम जानते हैं कि जो सुएज नहर का निर्माण भी फर्डिनेंड डी लेसेप्स के निर्देशन में हुआ था। ये फ्रांस के बहुत प्रसिद्ध इंजीनियर हैं। अगर हम देखा जाए तो इस नहर का निर्माण दो चरणों में हुआ। नहर निर्माण का जो प्रथम चरण था वो 1881 से लेकर 1889 तक चला, 89 तक चला। ये फ्रांस के द्वारा किया गया, लेकिन विभिन्न बीमारियों जैसे मलेरिया, पीला ज्वर के कारण तथा तकनीकी कमी के कारण यह प्रयास असफल रहा, अर्थात इस नहर का निर्माण नहीं हो पाया। ये इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है, भौगोलिक कठिनाइयों के साथ साथ वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन सभी कारणों से ये प्रयास सफल नहीं हो पाया। इसके द्वितीय चरण की शुरुआत होती है 1904 से लेकर 1914 के बीच में। 1904 में यूएसए के निर्देशन में पुनः नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, यानी जो जिम्मेदारी थी फ्रांस से यूएसए ने ले लिया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ले लिया। इस बार लॉक सिस्टम का प्रयोग किया गया और नहर का निर्माण कार्य सफल हुआ और 5 अगस्त 1914 को नहर का उद्घाटन कर दिया गया। ये नहर चालू हो गई। अब सबसे बड़ी बात देखिएगा, जो नहर में भौगोलिक कठिनाइयाँ क्या थी, नहर बनाने में जो भौगोलिक कठिनाइयाँ की थी, तो इस नहर का जो निर्माण किया गया था, ये पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ का कुलेबरा नामक पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। तो कुलेबरा नामक पहाड़ी को काट के बनाया गया, इस कारण इस नहर का जो तल था प्रत्येक स्थान पर समान नहीं है। समान नहीं होने के कारण इसके लिए नहर के जल की सतह में 3 लॉक सिस्टम यानी झीलें बनाई गई, जिसके मदद से ऊपर नीचे करके जल को गिराया जाता है, यानी जहाज़ों को बैलेंस किया जाता है, जिससे जलयानों को क्या होता है, नहर के में गुजरने में सुविधा होती है। तो खास बात क्या है, इस नहर में जो लॉक सिस्टम लगाया गया है, क्योंकि पनामा नहर का निर्माण बहुत पहले हुआ था, तो इसमें क्या हुआ कि उस वक्त जहाज़ें छोटी होती थी, तो आधुनिक जहाज़ों को आने जाने के लिए थोड़ी दिक्कत होने लगी। तो इस पनामा नहर का विस्तार 2007 से लेकर 2016 के बीच में किया गया, क्योंकि जो पुराने दौर के जहाज़ें उतनी बड़ी होती नहीं थी, वर्तमान में जहाज़ें बहुत बड़ी होती हैं। तो इस कारण इस नहर की गहराई को और बढ़ाया गया और चौड़ाई को भी इसका बढ़ाया गया 2007 से लेकर 2016 के बीच में। अब अगर हम लोग देखा जाए कि इस नहर का, अगर हम लोग थोड़ा सा व्यापारिक महत्व को देखा जाए कि इस नहर का व्यापारिक महत्व क्या है, तो पनामा नहर को कहा जाता है कि जो 20वीं शताब्दी है
उसका चमत्कारिक इंजीनियरिंग का उदाहरण माना जाता है इसको, क्योंकि बहुत दुर्गम क्षेत्र था, जंगल था, वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही थी, पहाड़ी क्षेत्र था, उसको काट के बनाया गया। और हम लोग आपको जैसा बता दें कि विश्व व्यापार का लगभग 5% इसी नहर के द्वारा होता है। यानी जो पानी के जहाज़ों के द्वारा जो व्यापार होता है लगभग 5% इसी के द्वारा होता है। इस कारण क्या होता है, समय की, इस नहर का जो लाभ है, समय की बचत हो जाती है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं इस नहर निर्माण के पहले उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के जो पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जाने के लिए जहाज़ों को दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित केप ऑफ हॉर्न से होकर गुजरना पड़ता था, यानी पूरा चक्कर लगाना पड़ता था दक्षिणी अमेरिका का, तब जहाज़ें पूर्वी तट से पश्चिमी तट पे पहुंच पाती थी। जैसा चित्र में आप लोग को दिख भी रहा है, पुराना रास्ता जो दिख रहा है पनामा नहर निर्माण के पहले का। इससे लगभग कहा जाता है कि पूर्वी अमेरिका को या यूएसए के पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर पहुंचने में 15 दिन, जो समय लगता है उससे 15 दिन अधिक लगता था। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो पूर्वी तट पर स्थित इसका बंदरगाह है, अगर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है, उसके बीच की अगर हम दूरी देखा जाए तो लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो गई। इसके अलावा जो यूएसए है, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी में भी कमी आई है। अगर हम देखें तो इस नहर के निर्माण से समय तो बचा ही, दूरी बची, ईंधन बची, धन की बचत हुआ। इस प्रकार सभी प्रकार की बचत इस नहर के निर्माण से हुई। अगर नहर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की बात किया जाए तो इस नहर की लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है, चौड़ाई अगर हम लोग देखें तो 81 से लेकर 304 मीटर है और इसकी गहराई लगभग 14 मीटर है। कहा जाता है कि इससे पनामा को सबसे ज़्यादा अगर कोई कमाई होती तो इस नहर के द्वारा होती है। ऐसा माना जाता है कि पनामा को लगभग 3 से 4 अरब डॉलर प्रति वर्ष का लाभ इस नहर के द्वारा होता है, क्योंकि जैसा जानते हैं कि ये नहर पर नियंत्रण किसका है, पनामा देश का है। और लगभग 14,000 जहाज़ प्रतिवर्ष इस नहर से होकर जाते हैं, गुजरते हैं हर साल। व्यापारिक लाभ वाले देश जो सबसे ज़्यादा हैं, यूएसए को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा जैसे जानते हैं कि चीन भी बहुत बड़ा व्यापारिक देश है, चीन को लाभ होता है। जापान, यूरोपीय यूनियन, लगभग सभी देशों का इसका लाभ होता है व्यापारिक लाभ, लेकिन यूएसए को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। अगर कोई पूछे कि इसमें सबसे ज़्यादा व्यापार क्या होता है, इस नहर से होकर कौन से जहाज़ें जाती हैं, तो मुख्य रूप से खनिज तेल जाता है, प्राकृतिक गैस जाता है, खाद्यान्न वस्तुएँ, वाहन और मशीनरी, विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ से होकर जाती हैं। ऐसा माना जाता है इस नहर के निर्माण में यूएसए का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि चूँकि पनामा पहले कोलंबिया देश का हिस्सा था, जब कोलंबिया राजी नहीं था इस नहर के निर्माण के लिए, तो अमेरिका ने क्या किया था, पनामा क्षेत्र को स्वतंत्र कराया था और फिर पनामा देश से समझौता करके इसको क्या किया, इस नहर का निर्माण करवाया। और जैसा हम लोग जानते हैं कि नहर निर्माण से लेकर 1999 तक ये नहर का जो स्वामित्व था वो यूएसए के हाथ में था, और 1999 में इस नहर को क्या कर दिया गया था, यूएसए के द्वारा पनामा देश को दे दिया गया था। यहाँ तक कि जब ये नहर का निर्माण किया गया तो इसके दोनों किनारों पे 8 किलोमीटर का जो क्षेत्र था अमेरिका ने खरीद के रख लिया था और वहाँ अपने सेना को लगा रखा था। लेकिन 1999 में इसको क्या कर दिया गया, पूर्णतः दे दिया गया, किसको, पनामा देश को। और वर्तमान में पनामा देश का ही इस पर नियंत्रण है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ये जानकारी जो दी गई, ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।